हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीड टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं और यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के अंतर्गत सीड टेक्नोलॉजी के सारे बिंदुओं को कवर किया गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी। तो बीज को सस्य विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के द्वारा जो है अलग अलग परिभाषित किया जाता है। अब सस्य विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो बीज या बीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो कुछ भी प्रयोग होता है या उसे प्रोपोगुल पौधे का जो है अविकसित जीवित भाग होता है, जो प्रवर्धन चाहे वो लैंगिक हो या वनस्पति में प्रयुक्त होता है। और दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो फसल का कोई भाग जिसके द्वारा एक नया फल विकसित होता है उसे बीज कहते हैं। तो ये परिभाषा किसके द्वारा है? तो ये सस्य विज्ञान के अनुसार है। तो सस्य विज्ञान के अनुसार क्या है? बीज या बीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ या प्रोपेगुल पौधे का क्या है? वह अविकसित जीवित भाग है जो प्रवर्धन में प्रयुक्त होता है, चाहे वो लैंगिक प्रवर्धन हो या वनस्पति प्रवर्धन हो। या अगर दूसरे शब्दों में बात कहा जाए तो फसल का कोई भाग जिससे नया फसल विकसित हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। अब आता है दूसरा, वनस्पति विज्ञान के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया है? तो बीज एक निषेचित अंडा है, फर्टिलाइज ओव्यूल, और जिसमें क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है और सीड कॉट होता है। मतलब बीज किसे ये मान रहा है? एक बीज, पहले तो ये बीज को एक निषेचित अंडा मान रहा है और जिसमें क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है और सीड कॉट पाया जाता है और उसके अंदर अंकुरण की क्षमता होती है, उसे ये बीज मानता है। तो अब अगला देखते हैं, अंकुरण के लिए आवश्यक कारक। तो अब अंकुरण के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं? तो इसमें आता है बीजों में अंकुरण क्षमता, और दूसरा है नमी। अंकुरण के लिए बीज में 40 से 60% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगर जो अंकुरण होना है तो उसमें कितना नमी होना चाहिए? तो 40 से 60%, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उचित तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। बिना टेम्परेचर का जो है उत्पादन में जो है समस्या आएगा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रहेगी तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। और नमी भी फैक्टर रहता है और बीज का अंकुरण क्षमता, अगर ये तीनों फैक्टर है और बीज में अंकुरण क्षमता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है,
तो भी आपका जो बीज है वो अंकुरित नहीं होगा। और फिर अब अगला देखते हैं। तो पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं? फैक्टर ग्रोइंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो इसमें पहला आता है आनुवंशिक कारक, दूसरा आता है वायु, तीसरा होता है आर्द्रता, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है प्रकाश और छठवां होता है खनिज मिनरल। तो पौधों को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से हैं? आनुवंशिक कारक, वायु, आर्द्रता, ताप, प्रकाश, खनिज लवण। अब इसी में इसने जो है एक प्रश्न बना दिया है कि बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक कारक है? ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है प्रकाश, खनिज लवण, आनुवंशिक गुण जेनेटिक मेकअप और वायु। और हल के तौर पे यह कहता है कि वायु के अंतर्गत जो है ऑक्सीजन भी आता है, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट किसको मान रहा है? वायु को। अब प्रयोगशाला में बीज अंकुरण प्रतिशत जो है की तुलना में खेत में जो अंकुरण प्रतिशत है वो कम होता है, क्योंकि एक कंट्रोल जो है वातावरण दिया जाता है प्रयोगशाला में, जबकि खेत के वातावरण में कभी भी जो है परिवर्तन हो सकता है, वहाँ से भिन्न होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रयोगशाला में अंकुरण प्रतिशत ज़्यादा होता है और खेत में कम होता है? क्योंकि खेत का वातावरण जो होता है प्रयोगशाला के वातावरण से बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए जो है प्रोडक्शन यहाँ पे अंकुरण का जो है मतलब परसेंटेज वो कम होता है। अब पौध की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, तो पौध की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है बुआई की गहराई या बीज के ऊपर मिट्टी की गहराई, कितनी गहराई तक बीज को बोया गया है। दूसरा अपर्याप्त या अधिक मृदा उर्वरकता। तीसरा आता है नमी, वायु रंध्रता आता है। चौथा मिट्टी का अभेद सतह, अगर ज़्यादा कठोर होगा तो समस्या आएगा। निम्न टेम्परेचर होगा तो भी समस्या आएगा। अब ग्लेशियर के अंदर ले जाके रख दोगे तो भी तो समस्या आएगा, वहाँ तापमान डाउन रहेगा। और उसके बाद मृदा का शीघ्र सूख जाना और अधिक कालावधि और लवण का हानिकारक स्तर और निम्न अंकुरण क्षमता और मृदा का जो भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा है, अगर जो ठीक नहीं है तो भी समस्या आएगा। तो कौन कौन से कारक हैं? तो बुआई की गहराई है और उसके बाद अपर्याप्त या अधिक मृदा उर्वरकता है, निम्न वायु रंध्रता है, मृदा की अभेद सतह है, निम्न तापमान है, मृदा का शीघ्र सूख जाना, अधिक कालावधि, उसके बाद लवणता का हानिकारक स्तर ज़्यादा है तो भी दिक्कत होगा। और उसके बाद निम्न अंकुरण क्षमता, अगर बीज की माना ये बीज है इसका अंकुरण क्षमता ही कम है तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अंकुरण क्षमता जो है बीज की कम नहीं होनी चाहिए। और मृदा के जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा अगर ठीक नहीं है तो भी अंकुरण नहीं होगा। अब फिर आता है दाना भरने के समय नाइट्रोजन का फुहारा के रूप में छिड़काव करने से अंकुरण, प्रारंभिक वृद्धि तथा पौध की वृद्धि अच्छी होती है। अगर दाना भरते समय, जब टाइम आता है दाना भरने का, उस समय नाइट्रोजन का फुहारा के रूप में छिड़काव करने से क्या होता है कि अंकुरण की प्रारंभिक वृद्धि और पौध की जो है वृद्धि और अच्छी होती है।
साथ ही सुषुप्ता अवस्था जो है कमज़ोर पड़ती है, डॉर्मेंसी स्टेज जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और सूरजमुखी में मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको केमिकल रेपिनर कहते हैं, का 20 kg पर हेक्टेयर, 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर का छिड़काव जो है फ्लावरिंग के 40 दिन बाद करने से बीज की जो है दुगनी आर्द्रता कम होती है और बुआई गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होती है। तो सूरजमुखी के केस में क्या है, मैग्नीशियम क्लोरेट कितना 20 kg पर हेक्टेयर का छिड़काव फ्लावरिंग के 40 दिन बाद करने से क्या होता है, बीज की जो दुगनी आर्द्रता है कम होती है और बुआई की जो गुणवत्ता है उस पर कोई प्रभावित नहीं होता है, बुआई की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित नहीं होती है। अब अगला आता है बीज सूचकांक, सीड इंडेक्स। तो ये जो है इन केस ऑफ बोल्ड सीड्स लाइक मेज, जैसे बड़े बीज होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो उनके जो है 100 सीड का जो है वेट निकाला जाता है सीड इंडेक्स में। और टेस्ट वेट, परीक्षण भार में क्या होता है, स्मॉल सीड लाइक राइस हो गया, वीट हो गया, इनमें किया जाता है। और इनमें जो है इनके 1000 सीड का जो है वेट निकाला जाता है। अब अगला आता है बीज गुणवत्ता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में सीड क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। बीज के अंकुरण के ओज यानी कि वेगर को सीड क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। बीज के अंकुरण के ओज को क्या कहते हैं, सीड क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। अब आता है बीज का वास्तविक मूल्य, रियल वैल्यू ऑफ सीड। तो किसी फसल के बीज लॉट, सीड लॉट की शुद्धता प्रतिशत का अंकुरण प्रतिशत जो है उस बीज का वास्तविक मूल्य होता है। तो बीज का वास्तविक मूल्य, रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या है, तो किसी फसल के बीज लॉट यानी कि सीड लॉट की शुद्धता प्रतिशत का अंकुरण जो है प्रतिशत उस बीज का वास्तविक मूल्य होता है। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्योरिटी इंटू जर्मिनेशन बटे 100, इस फार्मूले का यूज करते हैं। रियल वैल्यू निकालने के लिए प्योरिटी परसेंट इंटू 100 बटे इंटू प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन बटे 100, सॉरी। अब बीज के वास्तविक मूल्य, रियल वैल्यू, तो को जो है हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं और इस बीज की उपयोगिता प्रतिशत जो है, इससे क्या होता है, बीज की उपयोगिता प्रतिशत भी कहते हैं। तो बीज के वास्तविक मूल्य को हम किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, बीज की जो है उपयोगिता प्रतिशत। और किसी बीज के वास्तविक मूल्य को प्रभावित करने की दशाओं में उत्पादन वृद्धि, हैंडलिंग विधि तथा स्टोरेज विधि प्रमुख है। और 70% वास्तविक मूल्य से कम वाले बीज को जो है बुआई में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बीजों का अंकुरण और शुद्धता दोनों निम्न होता है। तो इसमें ध्यान देने योग्य चीज़ क्या है कि अगर 70% जो वास्तविक मूल्य वाला है इससे कम, तो बीज को जो है बुआई के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बीजों का अंकुरण और शुद्धता
दोनों क्या होता है, निम्न होता है। और शुद्धता परसेंट कैसे निकाला जा सकता है, तो वेट ऑफ प्योर सीड बटे वेट ऑफ बल्क सीड इंटू 100। इससे आपका क्या निकलेगा, शुद्धता परसेंटेज निकलेगा। और अशुद्धता परसेंट कैसे निकलेगा, अब ये जो प्योर सीड है इसके स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वेट ऑफ इम्प्योरिटी परसेंट इन बल्क सैंपल। जो बल्क सैंपल गया उसमें इम्प्योरिटी परसेंट का पहले पता करेंगे और उसके बाद फिर पूरा बल्क सैंपल रखेंगे, वेट ऑफ बल्क सैंपल इंटू 100। इससे जो है अशुद्धता परसेंट निकलता है। अब अशुद्धता प्रतिशत को डोकरेज कहा जाता है। अब अगला आता है आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। जहाँ तक एक ही फसल के अन्य प्रजातियों के बीजों से अशुद्धता का सवाल है, वहाँ आनुवंशिक शुद्धता 100% चाहिए। और दूसरे फसल स्पीशीज के बीजों से अशुद्धता की स्थिति में यह सिर्फ 0.1% तक छूट दिया जाता है। तो एक ही फसल के अन्य प्रजातियों के बीजों से अशुद्धता का सवाल, वहाँ के आनुवंशिक शुद्धता 100% चाहिए, लेकिन दूसरे फसल स्पीशीज के बीजों से अशुद्धता की स्थिति में यह सिर्फ कितना परसेंट छूट दिया जाता है, 0.1%। अब अगला आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। तो आइसोलेशन डिस्टेंस में है क्या, अलगाव दूरी जिसको हिंदी में कहते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग रखना। और जहाँ पर संक्रमण होने की संभावना हो वहाँ संभावित संक्रमण से मुक्त रखने के लिए बीज फसल यानी कि सीड क्रॉप को उसी फसल से एक निश्चित दूरी बनाकर आइसोलेशन बनाकर रखने को क्या कहेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस कहेंगे। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग रखना होता है। अब ये प्रयोग कहाँ होता है, तो जहाँ पर संक्रमण होने की संभावना होती है वहाँ क्या करते हैं, संभावित संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, कि कोई संक्रमण होने वाला है उससे मुक्त रखने के लिए क्या करते हैं, बीज फसल यानी कि सीड क्रॉप को उसी फसल से जो है एक निश्चित दूरी बनाकर रखने को आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। अब बीज उत्पादन में आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता से मुक्त रखने के लिए सीड क्रॉप आइसोलेशन का जो है नितांत आवश्यक होता है, मतलब ज़रूरी है ये चीज़। और आनुवंशिक अर्थात वैराइटल प्रजातीय प्योरिटी में ह्रास बगल के पौधे द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होने से होता है। जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें होता है। और दूसरे प्रजाति या दूसरे स्पीशीज के बीजों का यांत्रिक और भौतिक रूप से सीड क्रॉप के बीज के मिश्रित हो जाना भौतिक अशुद्धता कहलाता है। तो भौतिक अशुद्धता क्या कहलाता है, तो दूसरे प्रजाति या दूसरे स्पीशीज के बीजों का यांत्रिक या भौतिक रूप से सीड क्रॉप के बीज के मिश्रित हो जाना क्या कहलाता है, भौतिक अशुद्धता कहलाता है। और इसलिए यह आवश्यक है कि आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता बनाए रखने के लिए अर्थात बीज के अच्छे गुण के लिए जो है संक्रमण के सभी स्रोतों से जो है दूर रखना चाहिए। और अब आता है आइसोलेशन डिस्टेंस को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। जैसे पहला कारक क्या है, मोड ऑफ पॉलिनेशन।
एग्जाम्पल कौन सा आता है, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। और दूसरा है पॉलिनेशन एक्टिविटी। और तीसरा है डायरेक्शन। चौथा है वेलोसिटी ऑफ विंड। चावल, गेहूं, सोयाबीन जैसे इसेंशियली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए जो है मात्र 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जबकि नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो है आइसोलेशन डिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज बढ़ाना है तो आइसोलेशन डिस्टेंस भी बढ़ता है। अब नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज उस हिसाब से आइसोलेशन डिस्टेंस इन मीटर में, तो अगर जो 0 से 10% है तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितना मीटर होगा, तो 100 से 200 मीटर। अगर 11 से 25% नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज है तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होगा, 200 से 300 मीटर। और यदि 26 से 50% है नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन परसेंटेज, तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होगा, 300 से 500 मीटर। यदि नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन 51 से 75 है तो 500 से 1000 मीटर। यदि 76 से 100 है तो 1000 से अधिक मीटर। तो 0 से 10 होने पे 100 से 200 मीटर, 11 से 25 होने पे 200 से 300 मीटर, और 26 से 50 होने पे 300 से 500 मीटर, 51 से 75 होने पे 500 से 1000 मीटर, और 76 से 100 होने पर 1000 मीटर से अधिक। टेबल आइसोलेशन रिक्वायरमेंट फॉर सम क्रॉप के लिए। मिनिमम आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर सम क्रॉप्स। तो जैसे फील्ड क्रॉप में राइस, वीट, बार्ले, ओट, इसमें जो है फाउंडेशन सीड में जो है मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है, तो 3 मीटर का होता है। और सर्टिफाइड सीड का मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है, तो 3 मीटर का होता है। और 150 मीटर आइसोलेशन फॉर लूज स्मेट ससेप्टेबल वीट फॉर बोथ क्लास फ्रॉम फील्ड विथ लूज स्मर्ट इन्फेक्शन more than 0.1% for foundation and 0.5% सर्टिफाइड सीड। तो दोनों वर्गों के लिए लूज स्मर्ट संवेदनशील गेहूं के लिए 150 मीटर जो है अलगाव, और उन खेतों में जहां फाउंडेशन सीड यानी कि आधारभूत जो है बीज के लिए लूज स्मर्ट संक्रमण 0.1% से अधिक तथा प्रमाणित बीज के लिए 0.25% से अधिक है। अब फिर आता है पर्ल मिलेट हाइब्रिड सीड पर पेरेंट पॉलिनेटर। तो इसमें फाउंडेशन सीड के लिए कितना रहता है, तो 1000 मीटर, और सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर रहता है। आइसोलेशन फ्रॉम अदर वैरायटीज द सेम वैरायटी नॉट कन्फर्मिंग टू वैराइटल प्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेशन। अन्य किस्मों से पृथक्करण वही किस्म
प्रमाणीकरण के लिए विविधता शुद्धता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। और अगला आता है कॉटन हाइब्रिड, जिसमें फाउंडेशन सीड के लिए 50 मीटर और उसके बाद सर्टिफाइड सीड के लिए 30 मीटर। तो इसमें आइसोलेशन जो है विल बी 5 मीटर फ्रॉम द वैरायटी ऑफ अदर स्पीसीज डिफरेंट प्लॉइडी लेवल and 5 meter isolation in certified classes between block of parental line in the same hybrid। तो कॉटन हाइब्रिड में क्या रहा है कि पहले तो इसको फाउंडेशन सीड के लिए 50 मीटर का रहते हैं और सर्टिफाइड के लिए 30 मीटर का, और अन्य प्रजातियों जिसमें विभिन्न फाइलोडी इस तरह की किस्मों में जो है 5 मीटर की दूरी पर जो है अलगाव होगा और एक ही संकर के पैतृक लाइनों के ब्लॉकों के बीच प्रमाणित वर्गों में जो है 5 मीटर का अलगाव होगा। अब चौथा आता है सोयाबीन ग्राउंडनट, जिसके लिए फाउंडेशन सीड के लिए 3 मीटर रखते हैं और सर्टिफाइड सीड के लिए 3 मीटर रखते हैं। आइसोलेशन फ्रॉम अदर वैराइटीज़, द सेम वैराइटी इज नॉट कन्फर्मिंग टू वैराइटल प्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेशन। तो इसमें कह रहा है कि अन्य किस्मों में जो है पृथक्करण वही किस्म प्रमाणीकरण की विविधतागत शुद्धता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। और अगला है रेपसीड एंड मस्टर्ड, इसमें जो है 50 फॉर सेल्फ कॉम्प्लीबल के लिए और 100 जो होता है फॉर सेल्फ इनकम्पेबल के लिए, कंपैटिबल के लिए। 50 किसके लिए, 50 मीटर सेल्फ कॉम्पैटिबल के लिए और 100 जो है सेल्फ इनकम्पैटिबल के लिए। और सर्टिफाइड सीड में 25 फॉर सेल्फ कंपैटिबल के लिए और 50 फॉर क्या रहता है सेल्फ इनकम्पैटिबल के लिए। और इसमें आता है अदर वैराइटीज़ ऑफ द सेम स्पीसीज, द सेम वैरायटी इज नॉट कन्फर्मिंग टू वेराइटल प्योरिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टिफिकेशन, रॉकेट सलाद एंड अदर ब्रेस्का स्पीसीज। तो उसी प्रजाति के अन्य किस्मों में प्रमाणीकरण के लिए वैराइटल शुद्धता आवश्यकताओं के अनुरूप न होने वाली वही किस्म जो है जिसमें रॉकेट सलाद और अन्य ब्रेस्का स्पीसीज है। अब अगला है कैस्टर। तो कैस्टर में क्या है, फाउंडेशन सीड के लिए 300 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए कितना होता है 150 मीटर रखते हैं। और अदर वैरायटी द सेम वैरायटी नॉट कन्फर्मिंग द वैराइटल प्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेशन। इसमें कह रहा है अन्य किस्म में, अदर वैराइटीज़ में वही किस्म जो प्रमाणीकरण के लिए विविधतागत शुद्धता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। द सेम वैरायटी इज नॉट कन्फर्मिंग टू वैराइटल प्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेशन। अगला आता है ओकरा, जिसके लिए 400 मीटर जो है फाउंडेशन सीड और 200 मीटर जो है सर्टिफाइड सीड। आइसोलेशन फ्रॉम जो होता है एबल मॉस्कस मैनी हॉट एंड एबल
मॉस्कस आल्सो आर ऑब्जेक्शनेबल वीड। एबल मॉस्कस मैनी हार्ट और एबल मॉस्चस से अलगाव, क्योंकि ये जो है आपत्तिजनक खरपतवार है। अगला आता है कैबेज। 1600 मीटर जो है फाउंडेशन सीड का डिस्टेंस और 1000 सर्टिफाइड के लिए रखते हैं। और आइसोलेशन फ्रॉम ब्रेस्का ओलेरेशिया वैराइटीज़, ब्रेस्का स्प्राउट्स और कॉलीफ्लावर, कोलराट और केल और कैनोल। तो आइसोलेशन किसके लिए है? ब्रेस्का ओलेरेशिया वैरायटी के लिए है, ब्रुसेल्स स्प्राउट के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए, फूलगोभी के लिए, कोलराट और केल के लिए है, और कोल के लिए है। अब आता है ओनियन बल्ब सीड प्रोडक्शन। तो इसमें जो है बल्ब के लिए जो है 5 मीटर रखते हैं, और उसके बाद सीड प्रोडक्शन के लिए 1000 मीटर रखते हैं ये फाउंडेशन सीड में। और सर्टिफाइड सीड में बल्ब के लिए 5 मीटर ही रहेगा, और सीड प्रोडक्शन के लिए 500 मीटर रखते हैं। और अदर वैरायटी द सेम वैरायटी इज नॉट कन्फर्मिंग द वैराइटल जो है प्योरिटी एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टिफिकेशन। इसमें कह रहा है कि अन्य किस्म अदर वैराइटीज़ में वही किस्म प्रमाणीकरण के लिए विविधतागत शुद्धता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। और फिर टोमेटो आता है जो कि 50 मीटर फाउंडेशन सीड के लिए रखते हैं, और उसके बाद सर्टिफाइड के लिए होता है 25 मीटर। और इसमें भी सेम है कि अन्य किस्म अदर वैराइटीज़ द सेम वैरायटी इज़ नॉट कन्फर्मिंग टू वैराइटल प्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेशन। तो वही किस्म प्रमाणीकरण के लिए विविधतागत शुद्धता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। शुद्ध बीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर सीड। तो इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन के द्वारा शुद्ध बीजों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। तो किसके द्वारा बांटा गया है? इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन द्वारा 4 वर्गों में, जिसमें पहला आता है नाभिकीय या प्रजनक बीज, न्यूक्लियस या ब्रीडर सीड। अब इनकी बात करते हैं तो ऐसे बीज जो है प्लांट ब्रीडर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और चूँकि यह मूल बीज होता है इसलिए इसे न्यूक्लियस सीड कहते हैं। तो ये किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो प्लांट ब्रीडर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और ये किस प्रकार के बीज होते हैं? तो ये मूल बीज होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियस सीड कहते हैं। और ब्रीडर की अनुपस्थिति में प्रजनक से संबंधित संस्थान ऐसे बीज उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर ब्रीडर की अनुपस्थिति है तो उसमें प्रजनक से संबंधित संस्थान क्या करते हैं? ऐसे बीज उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसे बीजों की आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता 100% होती है, 100% होता है, और इसकी बहुत कम मात्रा होती है।
क्योंकि यह जो है सीधे प्रजनक के नियंत्रण में तैयार होता है और यह बीज बहुत महंगा होता है। और ब्रीडर सीड का उपयोग जो है आधार बीज या फाउंडेशन सीड उत्पन्न करने में होता है। और सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में जो है आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए मास सिलेक्शन में प्रयास किया जाता है। तो प्रजनक बीज में क्या है, इनकी जो है आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता 100% होती है और यह जो है मूल बीज होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियस सीड कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए मास सिलेक्शन का प्रयोग प्रायः किया जाता है। और ब्रीडर सीड का उपयोग जो है आधार बीज उत्पन्न यानी कि फाउंडेशन सीड उत्पन्न करने में होता है। अब अगला आता है आधार बीज या फाउंडेशन सीड। यह बीज ब्रीडर सीड से जो है उत्पन्न होता है और इसका उत्पादन इस प्रकार से किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार आनुवंशिक गुण शुद्धता बनी रहती है और इस बीज से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पंजीकृत बीज के माध्यम से अन्य सभी जो है प्रमाणित बीज उत्पन्न किए जाते हैं और इसे जो है मदर सीड कहा जाता है। और आधार बीज उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व जो है नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा मतलब इन्हीं का होता है। और इस बीज का उत्पादन सहकारी फार्म या अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों या प्रगतिशील किसानों के खेत पर एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन या एसएससी के विशेषज्ञों के तथा अनुसंधान वैज्ञानिक की प्रत्यक्ष निगरानी में होता है। और आधार बीज की पहचान क्या होता है, इस पे वाइट टैग लगा होता है। तो आधार बीज क्या होता है, ये जो बीज होता है ये ब्रीडर सीड से उत्पन्न किया जाता है और विशेष मानकों के अनुसार इसमें जो आनुवंशिक गुण और शुद्धता है वो बनी रहती है। इस बीज से क्या होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष में पंजीकृत बीज के माध्यम से अन्य जो है प्रमाणित बीज उत्पन्न किए जाते हैं। या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होता है, पंजीकृत बीज के माध्यम से अन्य बीज उत्पन्न किया जाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, मदर सीड भी कहा जाता है। और आधार बीज उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व किस पे होता है, तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन पे होता है। और इस बीज का उत्पादन जो है सहकारी फार्म या अनुसंधान जो है केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों या प्रगतिशील किसान के खेत पर एनएससी या एसएससी के विशेषज्ञों तथा अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रत्यक्ष निगरानी में होता है। और आधार बीज की अगर पहचान की बात करते हैं तो इस पे वाइट टैग लगा होता है। पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड, इस बीज को
आधार बीज या स्वयं पंजीकृत बीज से जो है तैयार किया जाता है और इस बीज से जो है सर्टिफाइड सीड तथा पुनः पंजीकृत बीज उत्पन्न किया जाता है और आनुवंशिक गुण एवं शुद्धता संतोषजनक बनाए रखा जाता है और इस बीज का उत्पादन जो है प्रगतिशील किसानों के द्वारा एसएससी स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी जो है उसकी देख रेख एवं तकनीक मार्गदर्शन में किया जाता है और पंजीकृत बीज को प्रायः तैयार नहीं किया जाता है और आधार बीज से प्रत्यक्ष सर्टिफाइड सीड को तैयार किया जाता है और भारत में पंजीकृत बीज में पर्पल टैग लगाया जाता है। तो आधार बीज में कौन सा टैग लगता था? सफ़ेद। और पंजीकृत बीज में कौन सा टैग लगता है? तो पर्पल। और पंजीकृत बीज जो है आधार बीज यानी कि फाउंडेशन सीड और स्वयं पंजीकृत बीज से तैयार किया जाता है और इस बीज से क्या होता है? सर्टिफाइड सीड तथा पुनः पंजीकृत बीज उत्पन्न किया जाता है। आनुवंशिक गुण की बात करें एवं शुद्धता की बात करें तो संतोषजनक जो है इसको बनाए रखा जाता है और इस बीज का जो उत्पादन है वो प्रगतिशील किसानों के द्वारा एसएससी की देख रेख एवं तकनीकी मार्गदर्शन में किया जाता है। और बाकी टैग इसमें जो है पर्पल टैग लगा रहता है। अब फिर आता है प्रमाणित बीज। तो प्रमाणित बीज में जिसको सर्टिफाइड सीड भी कहते हैं, यह बीज जो है आधार बीज और स्वयं प्रमाणित बीज से जो है तैयार किया जाता है। तो प्रमाणित बीज किससे तैयार होता है? पहला आधार बीज से या फिर स्वयं प्रमाणित बीज से तैयार होता है और इस बीज में आनुवंशिक गुण एवं शुद्धता जो है संतोषजनक होता है और राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी के देख रेख में मानक बीज उत्पादन प्रक्रिया के अनुरूप प्रति वर्ष जो है प्रगतिशील किसानों के द्वारा इस बीज को जो है तैयार किया जाता है और इसे जो है प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा प्रमाणित किया जाता है और इस बीज के पहचान के लिए ब्लू टैग लगाया जाता है और इस बीज का उपयोग जो है किसानों के द्वारा फसल के व्यापारिक उत्पादन के लिए किया जाता है और इस बीज का उत्पादन सामान्यतः एसएससी स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी के द्वारा जो है किया जाता है और लेकिन आवश्यकता अनुसार एनएससी भी जो है इसका उत्पादन कर सकता है और प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड 2 पीढ़ी F1 और F2 तक जो है बीज को प्रमाणित किया जाता है और इस बीज के F2 पीढ़ी के बाद पुनः प्रमाणीकरण पूरा नहीं होता है, केवल F1 और F2 तक ही रहेगा। तो प्रमाणित बीज जो है पंजीकृत बीज, आधार बीज या स्वयं जो है प्रमाणित बीज से तैयार किया जाता है, या तो रजिस्टर्ड सीड या फिर फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड से तैयार किया जाता है। और आनुवंशिक शुद्धता या फिर गुण की बात करते हैं तो ये संतोषजनक होता है और जो स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी है एसएससी के देख रेख में जो है
मानक जो बीज उत्पादन की प्रक्रिया है, यह प्रतिवर्ष प्रगतिशील किसानों द्वारा इस बीज को जो है तैयार किया जाता है। और पहचान के लिए जो है इसमें ब्लू टैग लगाया गया है, जबकि रजिस्टर्ड बीज में जो है पर्पल टैग लगा है और फाउंडेशन सीड में जो है सफ़ेद टैग लगा है। और इस बीज का उपयोग जो होता है किसानों द्वारा खेत में फसल के व्यापारिक उत्पादन के लिए किया जाता है। और इस बीज का उपयोग सामान्यतः एसएससी स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार जो होता है एनएससी भी जो है इसका उत्पादन कर सकता है। और प्रमाणित बीज के 2 पीढ़ी F1 और F2 तक बीज को जो है प्रमाणित किया जाता है, और इस बीज के F2 पीढ़ी के बाद प्रमाणीकरण पुनः नहीं होता है। अब एग्रोनॉमी में प्रयुक्त होने वाले बीज के अन्य प्रकार कौन सा आता है, तो इसमें आता है इम्प्रूव्ड सीड आता है, हाइब्रिड सीड आता है, कंपोजिट सीड आता है और म्यूटेंट सीड आता है। तो इम्प्रूव्ड सीड में क्या होता है, यह बीज शुद्ध बीज का अच्छा विकल्प है, लेकिन शुद्ध बीज में के जो है आनुवांशिक एवं भौतिक गुण के साथ साथ इसकी तुलना नहीं की जाती है। और इस बीज में जो है स्थानीय बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक आनुवांशिक क्षमता होती है, तथा पेस्ट व रोग प्रतिरोधी भी होता है। और यह बीज जो है स्थानीय एग्रोक्लाइमेटिक दशाओं में आसानी से अनुकूलित हो जाता है, वृद्धि भी अच्छी होती है। तो इम्प्रूव्ड सीड में क्या है, यह बीज शुद्ध बीज का अच्छा विकल्प है, लेकिन शुद्ध बीज के आनुवांशिक एवं भौतिक गुणों के साथ इसकी तुलना नहीं की जाती है। और इस बीज का स्थानीय बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक आनुवांशिक क्षमता होती है। और यह जो है पेस्ट व रोग प्रतिरोधी भी होता है। और यह बीज स्थानीय जो एग्रोक्लाइमेटिक दशा है उसमें आसानी से अनुकूलित हो जाता है और वृद्धि भी अच्छी होती है। और इसके बाद आता है हाइब्रिड सीड आता है, फिर कंपोजिट सीड, उसके बाद म्यूटेंट सीड। तो म्यूटेंट जो सीड है यह म्यूटेशन से प्राप्त होता है। अब जीवन क्षमता परीक्षण वायबिलिटी टेस्ट, तो कुछ विशेष समयावधि के लिए बीज अंकुरण योग्य रहता है, जिसे वाइबल सीड कहा जाता है। तो कुछ विशेष समयावधि के लिए क्या होता है, बीज अंकुरण योग्य रहता है, जिसे वाइबल सीड कहते हैं। और बोने से पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है कि बीज की जीवन क्षमता ठीक है या नहीं। और जब बीज के अंकुरण बहुत धीरे होता है या बीज सुसुप्तावस्था में होता है, तब रैपिड टेस्ट अधिक उपयोगी होता है। अब आता है रेस्पिरेशन टेस्ट। श्वसन जीवन की पहचान है, लेकिन यह ज़्यादा कठिन है। रेस्पिरेशन टेस्ट क्या है, श्वसन जीवन की पहचान है, लेकिन यह क्या होता है, ज़्यादा कठिन है। सेकंड आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड। तो बीज को आश्रित जल में भिगोने के उपरांत प्राप्त जल जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जांच किया जाता है। और कंडक्टेंस में बढ़ोतरी यह बताती है कि बीज में मृत ऊतकों का प्रतिशत अधिक है। और मेटाबॉलिस्टिक या लीचिंग जो है अधिक होता है। मेटाबॉलिस्टिक का जो है लीचिंग अधिक होता है। और
ऐसे जल की जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड में क्या है, बीज को आश्रित जल में भिगोने के उपरांत प्राप्त जल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जांच किया जाता है। पहले बीज को क्या करते हैं, आश्रित जल में भिगोते हैं, उसके उपरांत क्या करते हैं, जो प्राप्त जो जल होता है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जांच किया जाता है। और कंडक्टेंस में बढ़ोतरी यह बताती है कि जो बीज में मृत ऊतकों का प्रतिशत है वह अधिक है और मृत बीज से मेटाबॉलिस्टिक का लीचिंग अधिक होता है और जिससे ऐसे जल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगला है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। इसमें यह एक गुणात्मक जांच है और निर्जीव बीजों की अधिकता होने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है रंगहीन हो जाता है। निर्जीव बीज की अधिकता है तो क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि जीवित कोशिक से जो है लीचिंग बहुत कम होता है इसलिए। अगला है इंडिगो कार्मिन मेथड आता है। तो निर्जीव बीजों को उसके रंग पकड़ने पर गिनकर जो है प्रतिशतता जो है निकाली जाती है। तो इंडिगो कार्मिन मेथड में क्या है, निर्जीव बीजों को उसके जो है रंग पकड़ने पर गिनकर प्रतिशतता निकाली जाती है। अब अगला आता है एम्ब्रियो कल्चर मेथड। इस विधि से जांच करने में 7 से 10 दिन लगता है और इस विधि में अंकुरित भ्रूण की संख्या को गिनकर जो है मालूम किया जाता है। तो एम्ब्रियो कल्चर मेथड में क्या है, इस विधि से जांच करने में 7 से 10 दिन लगता है और इस विधि में अंकुरित भ्रूण एम्ब्रियो की संख्या को जो है गिनकर मालूम किया जाता है। अब अगला है टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसको टी टेस्ट भी कहते हैं। इसे जैव रासायनिक जो है परीक्षण भी कहते हैं और बीजों की क्षमता जांच करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण जो है एक अल्प अवधि में पूर्ण होने वाला संतोषप्रद परीक्षण है और यह परीक्षण जो है 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड की सहायता से किया जाता है। यह रसायन हल्के पीले रंग का होता है जो गुनगुने पानी में घुलनशील होता है और इस परीक्षण का यह सिद्धांत है कि जीवित भ्रूण में एक विशेष रिड्यूसिंग एंजाइम होता है और जो टेट्राजोलियम घोल के संपर्क में आने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार भ्रूण का लाल रंग ग्रहण करना यह बताता है कि बीज की जीवन क्षमता और ओज बरकरार है। और परीक्षण में शीघ्रता लाने के लिए बीज को काटकर निर्वात में जो है रखकर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस ताप बनाए रखने से इस विधि के द्वारा 4 से 5 मिनट में 100 बीजों का परीक्षण किया जाता है। तो टेट्राजोलियम टेस्ट में क्या होता है, इसे जैव रासायनिक परीक्षण भी कहते हैं और बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम जो है परीक्षण एक अल्प अवधि में पूर्ण होने वाला एक संतोषप्रद परीक्षण है और यह परीक्षण जो है 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड की सहायता से किया जाता है।
यह रसायन जो है हल्के पीले रंग का होता है और गुनगुने पानी में घुलनशील होता है। और परीक्षण का सिद्धांत यह है कि जीवित भ्रूण में एक विशेष रिड्यूसिंग एंजाइम होता है जो टेट्राजोलियम घोल के संपर्क में आने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार भ्रूण का लाल रंग ग्रहण करना क्या बताता है, तो बीज की जीवन क्षमता और ओज बरकरार है। और परीक्षण में शीघ्रता लाने के लिए बीज को काटकर निर्वात में रखकर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस ताप बनाए रखने से इस विधि के द्वारा 4 से 5 मिनट में क्या होता है 100 बीजों का परीक्षण किया जाता है। अब ग्रोडेक्स टेस्ट। ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड के पाउडर रूप ब्रांड नाम ही ग्रोडेक्स है। तो ग्रोडेक्स टेक्स्ट में क्या है, ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड के पाउडर का ब्रांड नाम क्या है, ग्रोडेक्स है, ग्रोडेक्स। अब 20 सुषुप्ता अवस्था सीड डॉर्मेंसी। तो सुषुप्ता अवस्था में श्वसन जो है पूर्णतः रुक जाता है या जो है बहुत कम होता है और अधिक रेस्पिरेशन क्वेश्चन के साथ अनाक्षी श्वसन होता है। और बीजों में सुषुप्ता अवस्था मुख्य रूप से जल की अपारगम्यता और प्रकाश के लिए सुषुप्ता अवस्था और गैस की अपारगम्यता और रोधी कारकों के कारण होती है। तो बीज प्रसुप्ता यानी कि सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है, तो सुषुप्ता अवस्था में श्वसन पूर्णतः रुक जाता है या बहुत कम होता है और अधिक रेस्पिरेशन क्वेश्चन के साथ जो है अनाक्षी श्वसन होता है। और बीजों में सुषुप्ता अवस्था मुख्य रूप से जल अपारगम्यता और प्रकाश के लिए सुषुप्ता अवस्था और गैस की अपारगम्यता और रोधी कारकों के कारण होती है। सीड डॉर्मेंसी का जैव रासायनिक कारण हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अक्रियाशीलता या कमी होती है। जो सीड डॉर्मेंसी का जैव रासायनिक कारण है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अक्रियाशीलता या कमी है। और जिब्रेलिन्स जो है मुख्य अंकुरण कारक है जो खाद्य रिजर्व 6 चरण में अंकुरण अवस्था से पूर्व पाया जाता है। बाद में सेल प्रोलिफरेशन और एक्सपेंशन में जो है साइटोकाइनिन अपना प्रभाव दिखाता है। और लाल प्रकाश जो है 660 म्यू माइक्रोमीटर MU अंकुरण जो है बढ़ता है। वही नीला जो है विशेष करके फार रेड लाइट 735 MU इससे जो है रोकता है। तो सीड डॉर्मेंसी में जैव रासायनिक कारण क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अक्रियाशीलता या फिर कमी है। और जिब्रेलिन मुख्य अंकुरण कारक है जो खाद्य रिजर्व 6 चरण में अंकुरण अवस्था के पूर्व में पाया जाता है। और बाद में सेल जो है प्रोलिफरेशन तथा एक्सपेंशन में जो है साइटोकाइनिन अपना प्रभाव दिखाता है। लाल प्रकाश अंकुरण को जो है बढ़ाता है, वही नीला जो है इसे रोकता है। लाल प्रकाश क्या करेगा, अंकुरण को बढ़ाएगा और नीला विशेषकर क्या करेगा, इसको रोकेगा। और बुआई से पूर्व बीज के प्रसुप्ता अवस्था को कृत्रिम रूप से तोड़
देना चाहिए। और इसके लिए विभिन्न बीजोपचार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आता है भौतिक उपचार आता है, जिसको फिजिकल जो है ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ताप उपचार जो है विभिन्न अवधि के लिए बीजों को 40 से 45 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि विभिन्न अवधि के लिए बीजों को 40 से 45 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाता है। और निम्न ताप उपचार में 12 से 14 घंटे के लिए जो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है 36 घंटे तक का भिगोया हुआ बीज रखा जाता है। तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट में क्या होता है, 12 से 14 घंटे के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 36 घंटे तक जो है भिगोया हुआ जो है बीज रखा जाता है। और बारी बारी से बीज को विभिन्न समय के लिए थोड़ा गर्म और ठंडा किया जाता है, और बारी बारी से जो है भिगोकर तथा सुखाकर सुसुप्त अवस्था तोड़ा जाता है। और डीहस्किंग और रिमूवल ऑफ सीड कॉट यानी कि सैक्रिफिकेशन में क्या होता है, बीज के आवरण को यांत्रिक रूप से रगड़कर, तोड़कर और जल पारिगम बनाया जाता है। और जैसे इसमें खीरा वर्गीय फसलों के बीज आते हैं, चुकंदर का बीज आता है। तो डीहस्किंग और रिमूवल ऑफ सीड कॉट में क्या होता है, बीज है इसके आवरण को क्या करेगा, ये यांत्रिक रूप से रगड़कर या तोड़कर जल पारिगम बनाया जाता है कि इसके अंदर जल प्रवेश हो जाए। किसमें अपनाया जाता है, तो खीरा वर्गीय फसलों के बीज में होता है और चुकंदर के बीज में होता है। अब अगला आता है रासायनिक उपचार, केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें आता है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिकल। और तो अम्लीय उपचार, एसिड ट्रीटमेंट में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 0.1 से 0.5% के साथ बीजों को विभिन्न अवधि के लिए उपचारित करने से जो है डोर्मेंसी भंग हो सकता है। तो अम्लीय उपचार में क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका, HNO3, HCl और H2SO4 का जो है 0.1 से 0.5% के साथ जो बीज को है विभिन्न अवधि जो मिनट में होगा के लिए उपचारित करने से जो है डोर्मेंसी भंग हो जाता है, भंग हो सकता है। अब KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का 1 से 3%, अमोनियम नाइट्रेट का 1 से 3% और H2O2 और H3B4 इत्यादि रसायनों के साथ जो है बीजोपचार किया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट कटाई के तुरंत बाद डोर्मेंसी भंग करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगर कटाई के तुरंत बाद डोर्मेंसी भंग करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और इस संदर्भ में ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है। तो KNO3 1 से 3%, अमोनियम नाइट्रेट 1 से 3%, H2O2 और H3B4 इत्यादि रसायनों के साथ क्या होता है, बीजोपचार किया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कटाई के तुरंत बाद डोर्मेंसी भंग करने के लिए प्रयुक्त होता है। और इस संदर्भ में क्या है, यह स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है। अब बाई गासेस
तो ऑक्सीजन का सांद्रता बढ़ाने के लिए कुछ फसलों के बीजों की जो है सुसुप्त अवस्था भंग हो सकती है। तो बाई गैसेस है, घासेस नहीं। बाई गैसेस में क्या है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने से क्या होता है, कुछ फसलों के बीजों में जो है सुसुप्त अवस्था भंग हो जाती है। अब ये हो गया सब अकार्बनिक रसायन के। अब अगला आता है कार्बनिक रसायन में क्या आता है, तो नॉन हार्मोनल, जिसमें थाईयूरिया आता है, एस्कॉर्बिक एसिड आता है। और हार्मोनल में कौन सा आता है, GA3 आता है 1 से 100 ppm। यह सुसुप्ता अवस्था भंग करने में जो है प्रायः प्रयुक्त होता है। और अन्य हार्मोन में कौन सा आता है, काइनेटिन आता है 1 से 100%, इथाइलिन आता है, इथ्रेल सॉल्यूशन 100 से 300 ppm पार्ट पर मिलियन। तो नॉन हार्मोनल में कौन सा था, थाईयूरिया आता है, एस्कॉर्बिक एसिड आता है। और उसके बाद हार्मोनल में कौन सा आता है, GA3 आता है 1 से 100 ppm। और सुसुप्त अवस्था भंग करने के लिए प्रायः प्रयुक्त होता है। और अन्य हार्मोन्स में कौन सा आता है, काइनेटिन आता है 1 से 100 ppm, इथाइलिन आता है, काइटिन, उसके बाद इथाइलिन जिसे इथ्रल सॉल्यूशन 100 से 300 ppm होता है। अब बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट, तो प्रसूप्ति तोड़ने के अलावा बुआई से पूर्व बीज उपचार, बीजों को सीड बॉर्न व सॉयल बॉर्न डिजीज कीट क्षति से बचाने के लिए बुआई में सुविधा के लिए जो है अंकुरण बढ़ाने के लिए और दलहनी फसलों में नाइट्रोजन एकत्र करने की क्षमता बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो बीज उपचार में क्या होता है, प्रसुप्ति मतलब डॉर्मेंसी को तोड़ने के अलावा बुआई से पूर्व क्या होता है, बीजोपचार, बीजों के जो है सीड बॉर्न व सॉयल बॉर्न डिजीजेस और कीट क्षति से जो है बचाने के लिए, बुआई में सुविधा के लिए, अंकुरण बढ़ाने के लिए तथा दलहनी फसलों में नाइट्रोजन एकत्र यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब रोग एवं कीटों के नियंत्रण हेतु उपचार, ट्रीटमेंट फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट कंट्रोल। तो इसमें पहला आता है भौतिक उपचार आता है, जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, गर्म जल का उपचार आता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। बीजों को निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म पानी में रखने के उपरांत ठंडे पानी में ठंड कर जो है छाया में सुखाया जाता है। और यह उपचार जो है निम्नलिखित रोगों के नियंत्रण में कारगर सिद्ध हुआ है, जैसे लूज स्मर्ट ऑफ वीट 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए, और लूज स्मर्ट ऑफ बार्ले 54 डिग्री सेल्सियस पर जो है 13 मिनट के लिए। अल्टरनेरिया जो होता है ब्लाइट ऑफ वीट 38 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए, और लीफ स्पॉट ऑफ तिल 54 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए। तो भौतिक उपचार में कौन सा था, फिजिकल ट्रीटमेंट में पहला आता है गर्म जल का उपचार, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। बीज को निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म पानी में रखने के उपरांत ठंडे पानी में ठंडा कर छाया में सुखाया जाता है। और यह उपचार क्या है, निम्नलिखित रोगों के नियंत्रण में कारगर सिद्ध हुआ है, जैसे लूज स्मर्ट ऑफ वीट में 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए, लूज स्मर्ट ऑफ बार्ले में 54 डिग्री सेल्सियस पर 13 मिनट के लिए, अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ वीट में 38 डिग्री सेल्सियस पर
10 मिनट के लिए, और लीफ स्पॉट ऑफ तिल 54 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए। अब आता है सौर उष्ण उपचार। सोलर ट्रीटमेंट में क्या होता है, बीज को पहले कुछ घंटे भिगोने के तत्पश्चात मई जून के महीने में क्या होता है, तेज़ धूप वाले दिन पक्के फर्श या लोहे के चादर पर रखकर सुखाया जाता है। इसका प्रयोग लूज स्मर्ट ऑफ व्हीट तथा बार्ले के लिए करते हैं। तो बीज क्या होता है, बीज उठा लेंगे और कुछ घंटे के लिए क्या करेंगे, या तो पक्का फर्श है उस पर या फिर लोहे के चद्दर है उस पर जो है रखकर जो है भिगोने के तत्पश्चात रखकर सुखाया जाता है। पहले भिगोएंगे फिर उसको उसी में रख देंगे, उसी पर रख देंगे, ताकि किससे जो है बचाव हो सके, तो लूज स्मर्ट ऑफ व्हीट और बार्ले से। अब फिर आता है रासायनिक उपचार। तो विभिन्न जो है फंगीसाइड जैसे एग्रोसान जीएन, सेरेसान, कैप्टान, थायरान इत्यादि के साथ बीज को उपचारित किया जाता है। तो रासायनिक उपचार में कौन सा आता है, फंगीसाइड या एग्रोसान जीएन, सेरेसान, कैप्टान, थायरान इत्यादि के साथ क्या होता है, बीज को उपचारित किया जाता है। और अगला आता है लेग्यूम में बीज निवेशन, सीड इनोक्यूलेशंस इन लेग्यूम। तो नई जगह में क्या होता है, दलहनी फसल बोने से पूर्व बीजों को उसी फसल के राइजोबियम कल्चर के साथ निवेशन किया जाता है, इनोक्यूलेशन जो है किया जाता है। अगर नई जगह पे दलहनी फसल बोना है तो बीज को क्या करते हैं, जो राइजोबियम कल्चर है उसी फसल की उसके साथ इनोक्यूलेशन करते हैं, यानी कि निवेशन करते हैं। और डीह्यूमिडिफिकेशन यह गोदाम में हवा जलवाष्प को हटाने की प्रक्रिया है, और इसके लिए सिलिका जेल सर्वाधिक प्रचलित केमिकल डीह्यूमिडिफायर है। तो डीह्यूमिडिफिकेशन में किसका प्रयोग करते हैं, तो सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि गोदाम में हवा से जो है जलवाष्प हटाया जा सके। सर्वाधिक प्रचलित केमिकल कौन सा है, सिलिका जेल है। और टेम्परिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग हेतु किसी उत्पादन में दाने को उसके लिए आवश्यक आर्द्रता या ताप पर उपचारित करने को टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग हेतु कोई उत्पादन है या दाने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए आवश्यक आर्द्रता या ताप पर जो है उपचारित करने को टेम्परिंग कहते हैं। और मैट्रिकल में क्या होता है, पुष्पक्रम के बीजों के विभिन्न स्थान या फ्लावरिंग पैटर्न में भिन्नता के कारण बीज में जो है गुणवत्ता में भिन्नता होती है, और इसे जो होता है मैट्रिकल कहते हैं। तो मैट्रिकल में क्या होता है, पुष्पक्रम में बीजों के विभिन्न स्थान पर फ्लावरिंग पैटर्न में क्या होता है, भिन्नता के कारण बीज में गुणवत्ता में भिन्नता होती है, और इसे क्या कहते हैं, मैट्रिकल कहते हैं। अब आता है राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। एनएससी को जो है 1963 ईस्वी में पंजीकृत किया गया था। 2 उद्देश्य थे इनके, जैसे भारत में बीज उद्योग को विकसित करना था, सीड इंडस्ट्री को विकसित करना था, और विभिन्न फसलों का फाउंडेशन सीड उत्पादन करना एवं सप्लाई करना। तो 2 उद्देश्य कौन कौन से थे, सीड इंडस्ट्री को विकसित करना और विभिन्न फसलों का फाउंडेशन सीड का उत्पादन एवं सप्लाई करना था। अब अगला आता है
राज्य बीज निगम, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, एसएससी का मुख्य कार्य सर्टिफाइड सीड का उत्पादन एवं सप्लाई करना था। और तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंतनगर की महान सफलता के बाद एनएससी के कार्य भार को कम करने और बीज उद्योग के तीव्र विकास करने के उद्देश्य से जो है एसएससी की स्थापना किया गया, ताकि जो बीज का है उसका प्रोडक्शन हो सके। तो एसएससी का मुख्य कार्य क्या था? सर्टिफाइड सीड उत्पादन एवं सप्लाई करना। और तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ है? पंतनगर में है। इसकी सफलता के बाद एनएससी के कार्यभार, उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए जो है एसएससी की स्थापना की गई। अब राज्य बीज प्रमाणिक एजेंसी, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का उत्तरदायित्व जो है बीज को प्रमाणित करना और बीज के प्रमाणीकृत करने के पूर्व जो है इस संस्था के द्वारा खेतों का निरीक्षण, आवश्यक सीड टेस्ट किया जाता है। तो राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का उत्तरदायित्व बीज को प्रमाणित करना और बीज के प्रमाणीकृत करने के पूर्व इस संस्था के द्वारा खेतों का निरीक्षण एवं आवश्यक सीड टेस्ट किया जाता है। अब भारतीय बीज अधिनियम, इंडियन सीड एक्ट, शुद्ध और अच्छे बीज ही जो है बाज़ार में बेचे जाएं, उनकी गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया? 1966 में भारतीय बीज अधिनियम स्वीकृत किया, जो अक्टूबर 1969 से लागू हो गया। तो भारतीय बीज अधिनियम, इंडियन सीड एक्ट स्वीकृत कब हुआ? 1966 में। लागू कब हुआ? अक्टूबर 1969 में। उद्देश्य क्या था? शुद्ध और अच्छे बीज ही बाज़ार में बेचे जाएं और उनकी गुणवत्ता बनी रहे। अब आलू में आता है बीज प्लॉट तकनीकी, सीड प्लॉट तकनीकी ऑफ पोटैटो। उद्देश्य क्या था? YAXS वायरस से मुक्त बीजों का जो है उत्पादन करना। और ये वायरस जो है एफिड के माध्यम से फैलते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में एफिड की संख्या अप्रैल से अगस्त तक कम होती है, जबकि मैदानी भागों में अक्टूबर से जनवरी के मध्य तक और पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल से अगस्त के बीच में एफिड पॉपुलेशन कम होता है। और आलू के न्यूक्लियस सीड का उत्पादन किया जाता है और मैदानी भागों में अक्टूबर में बुआई के लिए न्यूक्लियस सीड को वहां से लाकर कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। तो YAXS वायरस से मुक्त बीजों का उत्पादन करना। और वायरस क्या होता है? एफिड के माध्यम से फैलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में एफिड की संख्या अप्रैल से अगस्त तक कम होती है और मैदानी क्षेत्रों में क्या है? अक्टूबर से जनवरी के मध्य। और पहाड़ी क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच क्या होता है? एफिड पॉपुलेशन कम होता है और आलू की जो है न्यूक्लियस सीड का उत्पादन किया जाता है। और मैदानी भागों में अक्टूबर में बुआई के लिए न्यूक्लियस सीड को वहाँ से लाकर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर ये सब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। और मैदानी भागों में सीड प्रोडक्शन प्रैक्टिस निम्नलिखित है, जैसे रोग मुक्त जो है बीज स्टॉक से शुरुआत होती है और फसल वृद्धि के दौरान एफिड्स मुक्त जो है उचित जगह का चुनाव किया जाता है।
तो रोग मुक्त बीज स्टॉक से शुरुआत होती है और फसल वृद्धि के दौरान एफिड मुक्त जो है उचित जगह का चुनाव किया जाता है और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवश्यक ज़रूरतों एवं लैंड आइसोलेशन बनाए रखा जाता है और फसल का निरीक्षण और रोगिंग समय समय पर जो है किया जाता है और उचित फसल प्रबंध इसमें क्या होता है, समय से अर्थात अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुआई और अधिक खाद एवं उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात फसलों को सामान्य उर्वर भूमि में लगाना चाहिए और पहले से अंकुरित ट्यूबर का उपयोग जो है नज़दीक लगाना चाहिए और जब फसल में ट्यूबर का निर्माण अच्छी तरह से हो जाए तब सीमित सिंचाई करना चाहिए और 10 से 15 दिन पूर्व सिंचाई जो है बंद कर देना चाहिए और दिसंबर के मध्य से सिंचाई को सीमित करते हुए धीरे धीरे दिसंबर के अंत तक जो है बंद कर देना चाहिए। तो उचित फल प्रबंध में क्या है, समय से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुआई और अधिक खाद एवं उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात फसल को सामान्य उर्वर भूमि में लगाना चाहिए और पहले से अंकुरित ट्यूबर का उपयोग जो है नज़दीक लगाना चाहिए और जब फसल में ट्यूबर का निर्माण अच्छी तरह से हो जाए तो सीमित सिंचाई करना चाहिए या 10 से 15 दिन पूर्व में ही सिंचाई बंद कर देना चाहिए और दिसंबर के मध्य सिंचाई को सीमित करते हुए धीरे धीरे अंत तक जो है बंद कर देना चाहिए। और जनवरी के मध्य तक हाल्मिस सूख जाना चाहिए और जनवरी के अंत तक एफिड की आबादी बढ़ने से पूर्व हाल्मिस को काट देना चाहिए और हरे पौधे को कॉपर सल्फेट के 2% घोल से जो है उपचारित कर हाल्मिस मर जाता है और जिससे वायरस ट्यूबर तक नहीं पहुंच पाता है। और फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत तक जो है ट्यूबर को मिट्टी में ही जो है छोड़ दिया जाता है। फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत में क्या होता है, ट्यूबर को मिट्टी में छोड़ देते हैं या खुदाई के बाद जो है छाया में पतला फैला दिया जाता है और इस प्रक्रिया से क्या होता है कि आलू का जो छिलका है वो मोटा होता है और ट्यूबर्स की खुदाई के बाद जो है ग्रेडिंग करके कोल्ड स्टोरेज में जो है रख दिया जाता है और जो अगले वर्ष क्या होता है व्यावसायिक फसल के लिए बीज का काम करता है और 1 हेक्टेयर से उत्पादित बीज को जो है अगले वर्ष व्यावसायिक फसल का 10 से 15 हेक्टेयर भूमि जो है बोया जा सकता है। तो ट्यूबर्स की खुदाई के बाद क्या होता है ग्रेडिंग करके कोल्ड स्टोर में जो है रख दिया जाता है, जो अगले वर्ष क्या होता है व्यावसायिक फसल के लिए बीज का काम करता है और 1 हेक्टेयर से बीज से अगले वर्ष व्यावसायिक फसल का जो है 10 से 15 हेक्टेयर भूमि बोया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।